So how does he say we are at 2.5 or 3%? He'll be nice. It'll be very interesting to know. But in the meantime, we have Mr. Jagyasi from the RJD and जैन जग्यासी साहब, जैन जग्यासु साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय जनता दल के। जग्यासु साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? कैसे हैं सर? जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय जय। तो जगेश साहब, क्या है आजकल दिवाली मनाई जा रही है बिहार में। आपको इतना ज्यादा वो क्या बोलते हैं उसको, वो मिल गया, बजट एलोकेशन मिल गई, फ्लड रिलीफ मिल गया, ना जाने क्या कुछ मिल गया, क्या ऐसा हो रहा है क्या सर? देखिए, हम लोगों की मांग तो शुरू से, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब से विशेष राज्य की रही है जी। और विशेष राज्य की मांग इसलिए राबड़ी देवी जी ने 2002 में की, गांधी मैदान में आंचल फैलाकर उनके सामने, राज्य के हित में, कि वह सूखा और बाढ़ दोनों से प्रभावित सूबा रहा है। और खास करके झारखंड के बंटवारे के बाद से बिहार के पास बहुत कुछ बच नहीं गया था, जिससे क्या बचा? कुछ नहीं बचा आपके पास? सारी मिनरल वेल्थ तो चली गई आपकी, कुछ क्या बचा क्या आपके पास? और जिस समय झारखंड हमारे साथ था भी, तब भी भारत समानीकरण की जो नीति के चलते हमें घाटा होता रहा। उसकी भी लड़ाई समय समय पर लड़ने की कोशिश की गई, केंद्र की तरफ से बात सुनी नहीं जाती थी। तो कुल मिलाकर बिहार पर विशेष निगाह की जरूरत है। लेकिन अभी के बजट में जो कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है वो इस तरह का रेटोरिकल कमिटमेंट है, जैसे पहले कहते थे कि हमने 1 लाख करोड़ से ज्यादा बिहार को दे दिया, और कहाँ दे दिया, किस वैक्यूम में है, कुछ पता ही नहीं है भाई। तो ये ठीक उसी तरह से मैं इसको देख रहा हूँ। और बिहार में कई ऐसे इलाके हैं, चाहे सीमांचल हो, कोसी में जो बाढ़ की विभीषिका झेला पूरा इलाका डूब गया था 2007 में, वो सारे के सारे पिछड़े इलाके हैं। और वहाँ पर जो APMC था राबड़ी जी के समय तक, वो जिसको आप मंडी कहते हैं इधर, बाजार समिति, उसको खत्म कर दिया नीतीश जी ने। उसके बाद से किसानों की जेब में उसका उचित प्राप्य कभी गया ही नहीं। तो किसानों के लिए भी कुछ खास इस बजट में हमको देखने को नहीं मिल रहा है। और हम जो अपनी आम आवाम को समझाना चाहते हैं कि बजट में आपके लिए क्या किया गया है, तो पूरे वित्त मंत्री ने कहीं से इसका जिक्र नहीं किया कि भाई 30,000 से ज़्यादा जो किसान हैं और कृषि कार्य में लगे हुए जो लेबरर हैं, उनकी आत्महत्या करने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा। इसके लिए आपके पास क्या योजना है? आपने उस पर कभी भी जो किसानों की मांग रही है कि भाई हमको जो है आप उचित दाम दीजिए, वो तो आप दे नहीं पाते हैं और कहते हैं कि हम किसानों को ठीक से समझा नहीं पाए। सर, यहाँ से मैं आपको एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूँ। ये कोई 9 के 10 साल पहले की बात है, 2014 की बात है। प्रधानमंत्री जी अभी बने ही थे, प्रधानमंत्री 2015 की बात है, सॉरी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पब्लिक मीटिंग में, भरी सभा में कहा था, आपको याद होगा, आप पता नहीं पटना में थे या नहीं थे उस वक्त, मुझे मालूम नहीं। उन्होंने ये कहा था मोदी जी ने कि 1 लाख करोड़ जो है हम बिहार को देने वाले हैं, 1 लाख करोड़। ये 2015 की बात है। अब मेरा ये कहना है कि अगर वो 1 लाख करोड़ ना भी देते, हर साल बिहार के लिए 5,000 करोड़ या 10,000 करोड़ दे देते, तो अभी तक 1 लाख करोड़ हो जाते। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्यों हुआ है कि इतने ज्यादा वादे किए गए? और दूसरी चीज, प्रधानमंत्री जी ने खुद ने स्पेशल स्टेटस के लिए बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाए, वो खुद उन्होंने प्रॉमिस किया है और आज तक नहीं हुआ है। तो नीतीश बाबू उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप बताएं जग्यासु जी। देखिए, नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पर किसी न किसी अदृश्य दबाव में जी रहे हैं। नहीं तो इस बार तो उनके पास एसर्ट करने का पर्याप्त मौका था। वो चाहते तो केंद्र सरकार से अपनी मांगे मनवा सकते थे। और उनका एक पब्लिक स्टेटमेंट है कि जो कोई भी बिहार को विशेष राज्य देने में देर करेगा, वह बिहार के उत्थान के साथ खिलवाड़ करेगा, और ऐसा अगर नहीं होता है तो हम आंदोलन छेड़ेंगे। तो कहाँ गए आंदोलन करने की उनकी प्रतिबद्धता? तो हमको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि नीतीश कुमार ब्लैकमेलिंग के शिकार हुए हैं। और नहीं तो कोई वजह नहीं है कि जिनके बूते सरकार चल रही हो और उसमें विशेष पैकेज भी नहीं है। ये पहले से कुछ घोषणाएं, पहले की कुछ मांग की रीपैकेजिंग हुई,
जैसा तेजस्वी जी भी वहाँ के नेता हम लोगों के कह रहे हैं, तो इस पर इतना ओवरवेल्म्ड हो जाने का तो कोई कारण ही समझ में नहीं आता है। और किस किस सेक्टर में आप पैसे दे रहे हैं या प्रावधान कर रहे हैं बजट में, यह भी देखने वाली बात है। किसानों के लिए दो तीन हमारे बिहार में, एक तो किसान को आप राहत दे रहे हैं कि नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य की उनकी मांग लंबे समय से है, वहाँ की जो है धान की अधिप्राप्ति वो ठीक से हो नहीं पाती है, किसान के फसल के खलिहान में उसको कोई उचित जो है उसकी कीमत नहीं दे पाता है। दूसरा स्वास्थ्य का, एक पीएमसीएच पर इतना वर्कलोड बढ़ा हुआ है कि हमको कम से कम हर कमिश्नरी में एक एम्स की सुविधाओं वाला हॉस्पिटल चाहिए। और ये मैं सिर्फ बिहार के संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि दिल्ली का एम्स तो शोध को लिहाज मद्देनजर रखते हुए खोला गया था कि यहाँ जो है असाध्य रोगों के बारे में हम जो है रिसर्च करेंगे, और उसको आपने हॉस्पिटल के रूप में इस तरह से तब्दील कर दिया है। अगर हर राज्य में फंक्शनल हो जाए एम्स इसी तरह की सुपर स्पेशलिटी वाला फैसिलिटी के साथ, तो तब जाके आप जो है अपने नागरिकों को जो है स्वास्थ्य सेवाएं ठीक से दे पाएंगे। एक गरीब आदमी के लिए सस्ते से सस्ता डॉक्टर भी महंगा होता है, तो इसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। पलायन रोकने के लिए वहां कुछ उद्योग धंधे लग सकें, इसके लिए आप कोई उसमें संजीदा प्रयास करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो एक जमाने से कहता था आदमी कि भाई शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। कितना प्रतिशत इन 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने खर्च किया शिक्षा पर? उल्टे जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय पहले के खोले हुए थे उनमें आप फंड कट करते हैं, रिसर्च प्रोग्राम्स में सीट कट करते हैं। तो इस तरह से तो विश्व गुरु नहीं न बना सकते हैं। सिर्फ ये रेटरिक हो सकता है, खोखली नारेबाजी हो सकती है, तो इसलिए निराशा मिली। जैन जी 26,000 करोड़ आपको अलॉट किया गया है, 26,000 करोड़ आपको अलॉट किया गया है। क्या ये बिहार के लिए सफिशिएंट है? क्या नीतीश कुमार जी जो एब्सोल्युटली खुश दिखाई दे रहे हैं, इज वेरी हैप्पी अबाउट द अलॉटमेंट, क्या ये टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा बिहार का काया पलट होगा, बिहार में हर चीज का डेवलपमेंट मोड में चला जाएगा? हाउ डू यू सी जैन जी? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि केंद्र सरकार की उसकी जो अपनी संस्थाएं हैं उसी का कहना है कि भाई जो हमने दिया और बिहार सरकार उसको भी लौटा दी, बिहार सरकार उसको खर्च नहीं कर पाई। लेकिन ये तो इनसफिशियंट है, इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। बिहार जैसे क्षेत्रीय असमानता वाले राज्य में आप 26,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, ऊंट के मुंह में जीरा है ये, उससे क्या हो जाना है? वहाँ कम से कम 5-7 ऐसे विश्वविद्यालय खोलने पड़ेंगे जहाँ ठीक ठीक आप टीचर को रिक्रूट कर सकें। अभी तो यही है कि हर जगह जो है आरएसएस की शाखा में दीक्षित प्रशिक्षित लोग को ही आप सब जगह घुसा रहे हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन कैसे आप इंश्योर कर पाएंगे? और शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो इतना असंतुलित है कि 4 साल लग जाता है एक बहाली को पूरा होने में। अच्छा, तो सारे विश्वविद्यालय वहां चरमराए हुए हैं। ये बताएं कि वास्तविकता क्या है कि अभी क्योंकि सेंटर की तरफ से जो आ रहा है उन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और बाकी सब इंक्लूड करके इंक्लूडिंग फ्लड रिलीफ बिहार को 58,900 करोड़ रुपए दिया गया है। इज दैट करेक्ट? 58,900 करोड़ ये कहा गया है। मैं कह रहा हूँ कि बजटरी एलोकेशन जो होता है जी, वो ठीक से खर्च भी हो पाता है क्या, और या फिर डाइवर्ट होता है अलग अलग क्षेत्रों में, ये तो देखने की बात है। खुद भारत सरकार का जो बजट है उसमें आप डेफिसिट भी तो देखेंगे। पिछले जब मोदी जी ने सरकार संभाला था उस समय भारत पर कितने कर्ज थे और अभी कितना कर्ज है? सो इसमें एक सेकंड इसमें ये कहा गया है कि 26,000 करोड़ रुपए रोड के लिए, सड़कों के लिए। दूसरा 2400 मेगावाट का जो पावर प्लांट है वो 21,400 करोड़ का हो गया, एक वो है। और फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 11,500 करोड़ हैं। तो एक्चुअल जो हाथ में ग्रांट आएगी वो तकरीबन 11,500 करोड़ की आएगी, जहां तक मैं समझता हूं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप सुधार करें प्लीज। नहीं, ठीक बात है। अब फ्लड से निपटने के लिए जो एलोकेशन है अब वो किसी और मद में तो खर्च होगा नहीं जी, और वो तो प्राकृतिक आपदा है। अगर तबाही जो है वो कोसी वाली हो तो डेवलपमेंट फंड आ गया, क्योंकि इस 58,900 करोड़ में एक पावर प्लांट आ गया, बाकी सड़कें बन गई, बाकी पानी का, हेल्थ का, स्कूल्स का, यूनिवर्सिटीज का, बाकी मेडिकल फैसिलिटीज का, प्राइमरी हेल्थ केयर का,
सिक्योरिटी का वो कहाँ गया? वो कुछ है क्या इसमें सर? नहीं, प्लीज सुधार करें, अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो प्लीज। नहीं, एकदम दुरुस्त बात है। लेकिन आप जिस तरह से बिहार को लेकर जो दावेदारी की गई है, और स्पीकर भी बीच बीच में कहते रहते हैं कि कहीं ऐसा न लगे कि बिहार को सब कुछ दे दिया गया, इस तरह से अगर शल्य क्रिया नहीं करेंगे हमारे जो सहाफ़ी बिरादरान हैं या जो एडिटोरियल पोजीशन पर हैं लोग, तो हमारे देश की जनता या बिहार के निवासी कैसे समझ पाएंगे कि भाई उनके साथ सच में क्या सलूक है केंद्र का। वहाँ के अधिकांश परिवार निम्न मध्यवर्गीय हैं और वो सब आज भी किसी निजी संस्थान में पढ़ा पाने की स्थिति में नहीं है। और हम जैसे लोग तो कभी भी निजीकरण के पक्षधर नहीं हो सकते हैं। सरकारी व्यवस्था को दुरुस्त करने के हामी हम लोग हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद से लालू प्रसाद जी के सत्ता संभालने तक सभी मुख्यमंत्रियों ने मिलकर जितने विश्वविद्यालय नहीं कायम किए, उतने अकेले लालू प्रसाद जी ने 6 और राबड़ी जी ने 1। सर मैं यहाँ पर एक और बात कहना चाहूंगा हमारे दर्शकों के ताकि लोगों को कम से कम। जगेशू साहब एक सेकंड, आपने क्योंकि आजादी की बात करी, 1947 में प्रदीप जी सुनने वाली बात, हम सारे जो रेफ्यूजी आए थे ना, हमारे पेरेंट्स वगैरह जितने भी आए थे, उनमें जितने मेडिकल स्टूडेंट्स थे ना, उनको एक फॉर्म दिया गया था। राजकुमारी अमृत कौर वॉज दी हेल्थ मिनिस्टर, तो उन्होंने एक फॉर्म दिया था कि भाई देखिए आपका चॉइस क्या है। जो लाहौर मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, बालक मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ते थे, बाकी अलग अलग जगह पर जो पढ़ते थे सीएमसी वगैरह में, तो या तो वो बोलते थे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज अमृतसर, एंड यू नो व्हाट इज द थर्ड चॉइस? पटना मेडिकल कॉलेज। पटना मेडिकल कॉलेज सर, उस वक्त बिहार की स्थिति ये थी, पटना यूनिवर्सिटी और पटना मेडिकल कॉलेज, इट वाज द प्रीमियम यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारत की प्रीमियम यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज था। ये क्या हो गया सर? ये आप बताएं, मतलब ये क्या हो गया स्टेट को? अब आप बताएं जगेशू साहब, आप बोलिए प्लीज। जी नहीं, ये जो डिक्लाइन हम देख रहे हैं और जो देश भर के ढहते विश्वविद्यालय हैं, अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थिति आप देखेंगे तो रोना रोएंगे, जहाँ एक जमाने में अमरनाथ ठाकुर से लेके फिराक गोरखपुरी, हरिवंश राय बच्चन, तमाम लोग, और साइंस में भी एक से एक विद्वान होते थे। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ सोसाइटी और यूनिवर्सिटी के बीच एक ऐसा डिस्कनेक्ट हुआ कि यूनिवर्सिटी में जो नॉलेज प्रोडक्शन हो रहा है उसका सोसाइटी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, और सोसाइटी के अंदर जो हलचल है, जो बीमारी है, उसकी डायग्नोसिस में यूनिवर्सिटी सिस्टम की दिलचस्पी नहीं रह गई है। और इन दोनों के बीच जो योजक कड़ी का काम करती है सरकार, उसकी भी उच्च शिक्षा तो छोड़िए, अब प्राथमिक शिक्षा में भी कोई दिलचस्पी नहीं रह गई। इस रूप में आप देखेंगे कि जो सर्व शिक्षा अभियान वाजपेयी जी के समय में आया, वो एक फौरी तौर पर एक वैकल्पिक व्यवस्था थी कि भाई जब तक अस्थायी नियुक्ति नहीं हो जाती है आप इनसे काम चला लें। लेकिन नीतीश जी ने उसी को अस्थायी व्यवस्था बना दिया। और 1994 में बीपीएससी ने जो टीचर्स को अपॉइंट किया था, इम्तहान कंडक्ट करा के पहली बार बिहार में, उन्हीं 25,000 शिक्षकों के भरोसे अब तक विश्वविद्यालय चल रहे थे वहाँ के। और जब तेजस्वी जी वहाँ उप मुख्यमंत्री हुए हैं इस बार, मतलब 22 में, तो समझिए लंबे समय के बाद एक बार फिर से बीपीएससी ने एग्जाम लेकर। और यहाँ पर यह कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, बहुत बड़ा नालंदा यूनिवर्सिटी को बना दिया गया है। क्या प्राइम मिनिस्टर खुद गए थे इनॉग्रेशन? सर ऐसा कुछ है क्या? क्या बहुत जबरदस्त वहाँ पे डेवलपमेंट हो गई? देखिए उसकी सच्चाई, एक प्रोफेसर पंकज मोहन साहब हैं, वो देश दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में उन्होंने अध्यापन कार्य किया। वहाँ के इंटरिम वाइस चांसलर भी रहे, जेएनयू के भी प्रोडक्ट हैं, सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन यूनिवर्सिटी में, नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, और कोरियाई इतिहास और चीनी इतिहास के बहुत ही प्रखर जानकार हैं। वो आपको बताएंगे कि अमर्त्य सेन साहब का क्या योगदान था उस विश्वविद्यालय को बनाने में। और एक ऐसा वक्त आया कि अमर्त्य सेन को भी उपेक्षित होकर उससे अपने आप को डिसोसिएट कर लेना पड़ा। उसमें पढ़ाई शुरू हुई है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी जब सुषमा स्वराज जी, और अभी जो मोदी जी गए हैं, कहा गया कि ये और सारा जो है उसका निर्माण कार्य यूपीए के समय में शुरू हुआ नए सिरे से। उसको एक हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना सकें इसलिए, और जो बार था रिक्रूटमेंट का वो भी बहुत ही हाई रखा गया। लेकिन आप देखेंगे कि उसके पहले 2 कुलपति का कहीं कोई जिक्र नहीं, सुषमा जी का कोई जिक्र नहीं, और कहा यह गया कि हम संपूर्ण परिसर का उद्घाटन कर रहे हैं।
और मोदी जी के जरिए। तो इनको तो हर जगह एक अपना एक चेहरा उसमें किसी तरह से आरोपित कर देने की एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज दुनिया में नहीं हो सकता है। बिना इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के नेशन बिल्डिंग की बात करना मैं समझता हूं कि एक अहमकाना ख्याल है। और बिहार में मैं आपको वही बता रहा था कि लालू जी के इमेजिनेशन में ये था कि हम पहले से जो कॉलेज हैं उनको भी अगर हम बाइफरकेट करके एक नई यूनिवर्सिटी में डाल देंगे तो कम से कम पीजी डिपार्टमेंट वहाँ एस्टेब्लिश हो जाएगा, और हमारे दूर दराज की जो लड़कियां हैं वो भी कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट तो हो ही जाएंगी। इसलिए उन्होंने सुदूर झारखंड के इलाके में दुमका में सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी कायम किया, हजारीबाग में विनोबा भावे साहब के नाम पर यूनिवर्सिटी खोला, छपरा में जेपी जयप्रकाश नारायण के नाम पर खोला, आरा में वीर कुंवर सिंह के नाम पर खोला, आपको मधेपुरा में बीएन मंडल के नाम पर खोला जो डॉक्टर लोहिया और मधु लिमये के बाद 2 बार सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उन्होंने फिर आपको यहाँ राबड़ी जी ने मौलाना मजहरुल हक के नाम पर यूनिवर्सिटी खोला पटना में, जिस मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम जो कांग्रेस का भी दफ्तर था और एक समय आजादी का केंद्र था वहां अपनी बीघों जमीन दी, और जो उनका आशियाना नाम का घर का नाम था सिवान में, वहां पर मोतीलाल नेहरू से लेकर गांधी जी से लेकर उस वक्त आज़ादी के बहुत सारे नायक वहां पर ठहरते थे। तो ऐसे ऐसे अपने राष्ट्र नायकों की याद को जिंदा रखने के लिए उन्होंने विश्वविद्यालय कायम किए। लेकिन बाद की सरकारों की दिलचस्पी कंकड़ पत्थर और रोड़े ईंट को जोड़ के इमारतों को बनाने में तो रही, पुल पुलिया बनाए लेकिन वो भी ढह जा रहे। मंगल राज है जैन जी, आपका कहना कुछ और है, मगर डबल इंजन का कहना है कि बिहार में मंगल राज है, मगर आलोचना तेजस्वी यादव जी ने किया। तेजस्वी यादव जी ने किया कि लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स है बिहार में, हर 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 स्ट्रीट से, हर रोड से ये चीख है, चीख भी है, बुलेट फायरिंग के साउंड है, गन फायर के साउंड है। तेजस्वी जी ने पूरे उदाहरण दिए कि आप कह रहे कि मंगल राज है, पर हर इलाका में क्राइम इस कदर बड़ा है। यंग मैन शॉट डेड इन मधुबनी, तेजस्वी जी, मर्डर ऑफ वुमन बेगूसराय, मर्डर ऑफ स्टूडेंट इन पटना, पर्सन मर्डर इन शॉप इन सिवान, यंग वुमन बीटन टू डेथ इन बेगूसराय। तो क्या मंगल राज है या लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स है? जैन जी क्या चल रहा है बिहार में? नहीं, ये तो आपके सामने है कि आप जो है उसके आंकड़े उठाकर देख लें। 15 वर्ष जो लालू राबड़ी के शासनकाल के हैं और नीतीश जी के समय के, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है, वो आपको तस्दीक कर देंगे इस बात की कि अपराध में बढ़ोतरी हुई है, अपहरण में बढ़ोतरी हुई है, छिनैती में बढ़ोतरी हुई है, और ये सब इसलिए है कि वहाँ बेरोजगारी है। मूल जो वजह है यही है कि बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा बढ़ी है पूरे बिहार में नहीं, भारत के स्तर पर। और जो लोग अभी अब अपनी पीठ थपथपा रहे हैं वो ये क्यों नहीं देश को बता रहे हैं कि जो खाद पर सब्सिडी सरकार देती है उसमें 1.89 लाख करोड़ से घटाकर 1.6 लाख करोड़ कर दिया है। अब ये 13.5% की गिरावट है। ये किस तरह से किसानों के हिमायती लोग हैं। तो बिहार के लोगों को अगर सही में रोजगार नहीं मिलेगा तो वो इस तरह, ये तो मानव का स्वभाव है, नेस्टी ब्रूटिस कम्प्लेक्स एक जमाने में कह गए हमारे थिंकर्स लोग। तो वो तो इस तरह की चीज़ों से अगर हमको उसको कंस्ट्रक्टिव काम में जोड़ना है तो आपको देना पड़ेगा। मनरेगा में 200 दिन के रोजगार की गारंटी आपको सुनिश्चित करनी पड़ेगी। भूख से मार पूरी दुनिया में 125 देशों में भारत 111वें नंबर पर है। अभी जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं वो तो 100 दिन की भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही सर मनरेगा में। तो मांग तो हम लोगों की लड़ाई तो यही है ना। रघुवंश बाबू ग्रामीण कार्य मंत्री थे, राष्ट्रीय जनता दल से ताल्लुक रखते थे। आप सबने उनको देखा होगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, लंबे समय से देश दुनिया की राजनीति पर भी आपकी नजर रहती होगी। तो ये तो मनरेगा की जो पूरी संकल्पना है ये एक आदमी की प्रतिबद्धता का जीता जागता उदाहरण है। और वो चाहते थे इसको हम अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट से भी जोड़ें, उसको भी दूर करने के लिए इस पर काम करें। नहीं हो सका। तो इन सब पर सरकार की अगर निगाह रहेगी तभी हम एक स्वस्थ और समृद्ध भारत बना सकेंगे। लेकिन जहाँ तक बिहार का प्रश्न है, बिहार में जो एक्चुअल जो एलोकेशन हुई है बजट की, जिस प्रकार ये लग रहा है 58,000 यानी तकरीबन 59,000 करोड़ दे दिया, तो इसके ऊपर तो आप लोगों को बोलना चाहिए कि भाई असल में है क्या, इतना सड़क पे है, इतना फ्लड रिलीफ के लिए है, तो मतलब
बचा क्या? और एक जो मेन है 21,000 करोड़ की जो एलोकेशन है वो तो भागलपुर में वो 2,400 मेगावाट का जो पावर स्टेशन है उसके लिए है। वो जाने कब बनेगा किसी को क्या मालूम। बट जिस प्रकार प्रदीप जी एक सेकंड, जिस प्रकार जो हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, सबकी जानकारी के लिए बता दें, लेटेस्ट आंकड़ा जो है वो ये कहता है कि 1,749 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं नालंदा पर। सर वो दिख रहे हैं क्या? 1,749 करोड़ हैव बीन स्पेंट ऑन द नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस। इज दैट ट्रू सर? नहीं, वो सिर्फ दिख रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूँ कि नालंदा विश्वविद्यालय की ही बात नहीं है, वो तो चलिए केंद्र सरकार का विदेश मंत्रालय भी उसको ठीक ठीक देखता है। सर $1 मिलियन आपको ऑस्ट्रेलिया से मिले हैं, $1 मिलियन आपको चाइना से भी मिले हैं नालंदा के लिए, और कहीं कहीं से भी ग्रांट आई है उसके लिए। तो मेरा ये कहना है कि क्या वो दिखता है? मैं कह रहा हूँ कि इन सब के लिए जिनका सबसे बड़ा भगीरथ प्रयास था, जो आप चाइना से ऑस्ट्रेलिया से कहने की फेज करने की बात कर रहे हैं, सब अमर्त्य सेन साहब के समय, पंकज मोहन जी की अपनी जो स्कॉलरशिप है, बहुत एरुडिशन है, इस तरह के लोग, या मनमोहन सिंह जी की बेटी भी कुछ दिन के लिए वहाँ रही, तो इन सब का प्रयास था, लेकिन श्रेय ले लेना है। लेकिन मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि वहाँ जो एक पुराना म्यूजियम था बिहार का, जो बहुत समृद्ध था, जिसको डेवलप करने के लिए कोई केंद्र सरकार नहीं, वो तो बिहार सरकार अपने राजस्व से उस पर खर्च करती है, कोई आवश्यकता नहीं थी, उसको शिफ्ट किया। फिर पुराने म्यूजियम और नए म्यूजियम के बीच एक सुरंग बनाने के लिए जितने उस पर करोड़ों खर्च करने की बात कर रहे हैं, क्या बिहार जैसा एक गरीब राज्य इसको अफोर्ड करने की स्थिति में है? बट जयंत जी, नीतीश कुमार जी ने तारीफ बजट का इस प्रकार से किया कि स्वागत करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के और निर्मला सीतारामन जी के। उन्होंने कहा कि फंड मिला है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, एचआरडी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए स्पेशल फंड्स दे दिया है, रोड कनेक्टिविटी, पावर प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज ऑफ बिहार, along with this special assistance in all development of tourism in Bihar। यानी कितने डिपार्टमेंट्स को ख्याल रखकर मोदी जी ने फंड दिया है, वो पूरे गिना दिया है नीतीश कुमार जी ने। तो क्या ये सच्चाई है, हकीकत है? मैं तो ये कह रहा हूं कि जो केरल है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, वहाँ जो महिलाएं काम करती हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, उनके लिए छात्रावास की संख्या आप देखेंगे 129, 77 और 54। बिहार में क्यों नहीं एक भी छात्रावास इस तरह का? तो जो असल काम है, जो असल सुविधाएं देने की बात है, वो तो आप करेंगे नहीं। क्यों नहीं आप जो है बिहार के अस्पतालों की स्थिति थोड़ी ठीक हो सके और सब जगह जो है उच्च स्तरीय जांच हो सके, जो असाध्य रोग है उसके इलाज के लिए काम हो सके, कुछ शोध संस्थान खोले जा सकें, इस पर क्यों नहीं बजट दिया जा रहा है भाई? ये आप कहां चाहिए बिहार को और कहां दे रहे हैं और कहां ढोलक बजवा रहे हैं? मेडिकल कॉलेजेस के लिए दिए हैं, मेडिकल कॉलेजेस, स्पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स। मैं कह रहा हूं कि इक्का दुक्का से काम नहीं चलेगा ना। बिहार तो बहुत ही पिछड़ा राज्य है, इसीलिए तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग लालू जी के जमाने से तेजस्वी जी तक करते करते लोग थक गए हैं। ये क्यों नहीं सुनते हैं? और नीतीश कुमार जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं उस पर। अन्ना तो उनके जो मंत्री हैं अभी केंद्र में, वो लोग कुछ बोल रहे हैं, चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे वो जीतन राम मांझी जी हों, चाहे वो रामनाथ ठाकुर जी हों, और राज्यसभा में जो है अनर्गल बयान देते रहते हैं संजय झा जी। तो आप ये सब कीजिए अपने निजी एक गठबंधन धर्म को निभाने के लिए प्रशंसा, लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार को तो बिहार के लोग नहीं मिला। तो बिहार के लोग बजट से खुश हैं कि नहीं? चलते चलते ये भी बता दें सर जग्यासु जी। नहीं, बिहार के लोग कैसे खुश हो सकते हैं? बिहार के लोग तो चाहते हैं कि बिहार में पलायन रुके। जो हालत अभी आप देख रहे हैं, 3 बेकसूर, निर्दोष, निरपराध, मासूम अभ्यर्थियों, परीक्षा की तैयारी करने वाले लोगों की जानें गई हैं, और उस पर जिस तरह से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं हो रही है, उसमें बिहार की भी बच्ची है, ये क्यों हो रहा है? अगर हम वहीं पर कॉलेज सिस्टम को ठीक कर दें तो कोचिंग की जरूरत क्यों पड़ेगी? मेरा तो ये कहना है स्वाध्याय से काम चल जाएगा। हमारा सिलेबस इतना अच्छा होता है, समय पर आप परीक्षा नहीं ले पाते हैं, सेशन लेट चलता है। बिहार में पटना विश्वविद्यालय को छोड़ दें तो लगभग सारे विश्वविद्यालयों का सत्र अनियमित है। इसको दुरुस्त कौन करेगा?
और मैं इस ख्याल का भी नहीं हूं कि कुलपति की नियुक्ति मुख्यमंत्री करे और मुख्यमंत्री को चांसलर बना दिया जाए। ये बिल्कुल एक व्यवस्थागत एक खामी की तरफ हम बढ़ेंगे। हमेशा तो एक ही दल की सरकार नहीं रहेगी, इसलिए गवर्नर के पास वो रहे, लेकिन गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच संवाद एक कायम होके क्यों नहीं शिक्षाविदों को कुलपति बनाया जाता है, जो कि वहाँ हर तरह से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, ऐसा करिकुलम हो, इस तरह का वातावरण हो शोध का और उच्च शिक्षा का। इस पर कौन देखेगा, इस पर कौन सोचेगा? आप दुर्भाग्य से आरएसएस की दिलचस्पी मुख्यमंत्री बनाने में कम, गवर्नर बनाने में ज्यादा होती है, क्योंकि गवर्नर ही चांसलर होते हैं हर सूबे में यूनिवर्सिटी के, और सारे यूनिवर्सिटी में एक बार जो मेडियोकर अपॉइंट हो जाता है, आप देख लें कि 30-35 साल तक वो रहेगा। पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय का संघीकरण हो गया है, पूरा भगवाकरण हो गया है, पूरा सांप्रदायिकरण हो गया है। अब कोई आपको इक्का दुक्का वाद कहीं मिल जाए तो मिल जाए, एकाध उसमें इंटरव्यू बोर्ड में कोई भले मानुष बैठ जाए तो समझ में आता है। अदरवाइज अगर आप संघ से संबद्धता आपकी नहीं है तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय में, चाहे आपका नोम चॉम्स्की ने क्यों नहीं आपकी थीसिस की तारीफ की हो, आपका अपॉइंटमेंट नहीं होगा। और अगर नोम चॉम्स्की ने आपकी थीसिस की तारीफ की होगी तो आप बिल्कुल तो और नहीं नहीं बनेंगे। और नहीं होगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। कौन सी दुनिया में रह रहे हैं सर, बिल्कुल नहीं बनेगा सर। ये प्रथा तो चल रही है एल्बर्ट आइंस्टाइन के तब से। डॉक्टर बोस की तारीफ करी उन्होंने और उनको भी नहीं बनाया। सर छोड़िए ना, क्या बात कर रहे हैं। और ढाका यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के हेड डिपार्टमेंट की एक तरह से कह लें कि घुटन का वातावरण है, मैं यही कह रहा हूँ। तो ये तो शुरू से चल रहा है। चलिए, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर, आते रहे आप। बहुत मजा आया आपसे, पहली बार आप आए शो में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू, शुक्रिया। So, but you know, I'm not sure what this actually means, because Bihar actually needs, very frankly, instantly, if you actually look at it, it needs over 2.5 lakh crores. Yes. It doesn't need every this. state in this country requires that lot. But especially, Modi has got a huge job before. But I'm saying, insofar as Bihar is concerned, the whole model of development in Bihar has been absolutely skewered towards something else which is not suited for Bihar. बिहार का जो एक पारंपरिक, एक ट्रेडिशनल कल्चर है बिहार का, उससे हट करके आप हर जगह पे, हर रिवर के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, आप कंक्रीट डैम्स बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। हर बार जब बारिश होती है प्रदीप जी, वही रिवर जो है, वही महानदी और वही कोसी, वही उठ करके उसको तोड़ देता है, अपने बांध को तोड़ देता है और बाहर आ जाता है। अरे पहले बिहार के लोग कोई 60 साल पहले, 70 साल पहले, they were used to living with floods. They used to have houses on stilts. Every house used to have a boat. हर जो इलाका है बिहार का, सीमांचल का जो बात कर रहे हैं, हर घर में कश्ती हुआ करती थी। और उसके बाद जब फ्लड वाटर्स यूज्ड टू रिसीड, दे यूज्ड टू लीव फर्टाइल एलुवियल सॉइल बिहाइंड। और वहां पर जो खेती होती थी, द अमाउंट ऑफ ग्रेन, the amount of rice and the amount of wheat and the amount of other including maize that Bihar used to produce used to be more than that of Punjab. The fertile lands. Pradeep ji, that used to be more than that of Punjab. आप मतलब कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? But then, as we have discussed it over here so many times, अगर कोई solution expensive नहीं है तो state government को acceptable नहीं है। And the rivers are very volatile rivers out there in Bihar. Just a torrent flow and changing flow. सर आप मुझे बताइए पाटलिपुत्रा में कौन सी सिविलाइजेशन थी? मौर्यन एम्पायर थी ना सर वहां से? थी कि नहीं थी? बिहार तो इतिहास से भरा हुआ है। तो मेरा ये कहना है, अगर वो लोग फ्लड्स के साथ जी सकते थे तो हम लोग क्यों नहीं जी सकते? आप मुझे ये बताइए ना, सीधी सादी बात है। जिस तरीके से हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, जैसे महाराष्ट्र का प्रश्न है, महाराष्ट्र में